हेलो मित्रों, नमस्कार। मेरा नाम है दीपिका और आप सभी का नोटबुक आईएएस के इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ पर हम डेली बेसिस पे आप हमें फॉलो कर रहे होंगे तो जानते होंगे कि द हिंदू से संबंधित जितनी भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण खबरें होती हैं, हम उसको यहाँ पे पूरा का पूरा कवर करने का प्रयास करते हैं। और दोस्तों, हम वो सारे ही न्यूज़ को यहाँ पे कवर कर लेते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी होती है, जो कि आपको फिर से देखने की जरूरत ना पड़े। तो चलिए इसी बात पे देखते हैं कि हमारे और सारे आर्टिकल्स क्या हैं। दोस्तों, यहाँ पे इस टाइम पे आज आप सभी लोग जानते होंगे कि अयोध्या में राम जी की स्थापना हो रही है। तो यहाँ पे लोगों ने इतना ज़्यादा राम जी के गाने लगा रखे हैं और इतने ज़्यादा म्यूजिक चल रहा है कि इस टाइम पे हमारे स्टूडियो के प्लास्टर भी चल रहे हैं। तो देखते हैं दोस्तों, आज हमारी न्यूज़ क्या है। न्यूज़ क्या है कि कॉन्सिक्रेशन टुडे, पीएम प्रीज टू लीड सेरेमनीज। पहली न्यूज़ है हमारी, पहला आर्टिकल है आज का। दूसरा क्या है, अहेड ऑफ कॉन्सिक्रेशन पीएम फिनिशेस तमिलनाडु टेम्पल विजिट्स। यार इतना ज़्यादा जो है वाइब्रेशन हो रहा है, मेरा पूरा बोर्ड हिल रहा है, मेरी पूरी जो है फर्श हिल रही है। लेकिन हम इसके आगे देखते हैं, अब लोगों का उत्साह इतना ज़्यादा हो रखा है। तीसरी न्यूज़ क्या है हमारी, निसार मिशन ऑन ट्रैक फॉर अ लॉन्च सून, नासा ऑफिशियल्स। ठीक। चौथी न्यूज़ है हमारी, फ्रॉम वॉइस टू एक्शन, कैन द रैबिट R1 डिस्टर्ब द स्मार्टफोन मार्केट। एक जो है नई साइंस एंड टेक की आपकी न्यूज़ है, ये नई टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पांचवी है आपकी, मुसवेनी टारगेट्स इंडियाज एक्सपल्सन बाय इदी अमीन इन 1970s। अब जैसा आप सभी जानते होंगे कि जो है युगांडा में गुट निरपेक्ष आंदोलन लोगों का जो है वहां पे सम्मेलन चल रहा है, तो उसी के मद्देनजर हम इस न्यूज को देखेंगे। छठी न्यूज क्या है हमारी, इंडिया कीन ऑन कोऑपरेशन इन स्पेस विद जापान सेज मोदी। ठीक है, जापान ने जो है अपना लूनार मिशन भेजा हुआ है जो कि 5वीं कंट्री बन चुका है, तो इसके संबंध में भी हम ये न्यूज देखेंगे। सातवीं न्यूज है हमारी, द ग्रोथ ऑफ इंडिया बांग्लादेश टाइज। ठीक है, और आठवीं न्यूज हमारी लास्ट क्या है, वो है आपकी इकोनॉमी के कुछ महत्वपूर्ण जो टर्म्स होते हैं उनसे रिलेटेड, जो हम यहाँ पे डेली बेसिस पे जो कुछ इकोनॉमी के महत्वपूर्ण टर्म्स आए होते हैं कवर करने का प्रयास करते हैं। तो उसी के चलते हम यहाँ पे आज एफपीआई और एफडीआई के बारे में देखेंगे कि ये क्या होती हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ में हम शुरू करते हैं अपने, और हम पहले अपने एक क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, उसके बाद में हम चीजों को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ दीज इज आर AI चैटबॉट। जो आप लोग जानते होंगे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट चैटबॉट्स होते हैं, इनमें से कौन सा AI चैटबॉट है वो आपको बताना है। ऑप्शन है आपका 1 बार्ड, दूसरा है आपका क्लाउड, तीसरा है जैस्पर, चौथा है आपका चैट जीपीटी। चैट जीपीटी के बारे में आप सभी लोगों ने सुना ही होगा, तो आप लोगों को बताना है इनमें से कौन सा जो है आपका AI चैटबॉट है। आपके ऑप्शंस हैं, ओनली 1 पेयर आपका सही है, ओनली 2 पेयर सही है, ओनली 3 या 4 के चारों सही है। ठीक है, अब आपको ये जो है आपको बताना है, बाद में हम लास्ट में इसके आंसर को देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इसी बात में हम अपना पहला आर्टिकल देख लेते हैं। दोस्तों, हमारे यहाँ पे टेस्ट सीरीज चल रही है जहां पर आप जो है 30 से 50% की जो है आपको छूट मिल सकती है, क्योंकि आज 22 जन है और वहां पे उद्घाटन है। इसी के मद्देनजर रखते हुए हमने यहाँ पे जो है अपने टेस्ट सीरीज में जो है काफी ज्यादा छूट प्रदान की है। आपको अप टू 50% तक की जो है छूट मिल सकती है। तो आप जाइए और यहाँ पे हमारी टेस्ट सीरीज को जो है ज्वाइन कीजिए। रिपब्लिक डे के स्पेशल में आज 22 जैन से लेकर 26 जैन तक हमारी ये चलेगी। तो देरी ना करते हुए आप जल्दी से जल्दी इसको परचेज करने की कोशिश करिए। चलते हैं हम अपने पहले आर्टिकल की तरफ। पहला आर्टिकल क्या है दोस्तों, आप सभी जानते हैं, सभी लोग जो है इन्वॉल्व होंगे इस टाइम पे इस चीज में, जो है रामलला के जो मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, तो उसी से संबंधित थोड़ी सी न्यूज है, हम इसको फॉलो अप कर रहे हैं। आज के टाइम पे दोस्तों यहाँ पे लोग इतने ज्यादा उत्साहित हो रखे हैं कि आप समझ नहीं सकते हैं। जहाँ पे मैं खड़ी हूँ, पूरी की पूरी बिल्डिंग में 3rd या 4th फ्लोर पे खड़ी हूँ इस टाइम पे, और यहाँ पे इतनी ज्यादा म्यूजिक और गाने चल रहे हैं, लोग इतने ज्यादा उत्साह में है कि यहाँ पे पूरे प्लास्टर झरे हमारी बिल्डिंग की। मेरा बोर्ड भी हिल रहा है और मेरी जो ये टेबल है ये भी हिल रही इस टाइम पे। चलिए दोस्तों, इसी बात पे देखते हैं कि कॉन्सिक्रेशन टुडे, पीएम प्रीज टू लीड सेरेमनीज। वहां पे आज जो है उद्घाटन होने वाला है अयोध्या में राम जी के टेम्पल का। तो वहां पे हमारे प्राइम मिनिस्टर जी पहुंचे हुए हैं और सारे के सारे बहुत से लोगों को वहां पे इनवाइट किया गया है। कम से कम 8000 लोगों को, जो हमारे अदर अधिकारी और सारे लोग हैं, जो मुख्यमंत्री वगैरह है, जजेस हैं, इन सबको जो है वहां पे बुलाया गया है हमारे गवर्नमेंट की तरफ से। और वहां पे होने वाली है राम जी की मूर्ति की आज प्राण प्रतिष्ठा।
प्राण प्रतिष्ठा, देखिए मैं आपको एक इसमें जो है एक वर्ड बताना चाहती हूँ, कॉन्सिक्रेशन। कॉन्सिक्रेशन क्या है, इसको हम बोलते हैं प्राण प्रतिष्ठा। अगर कोई वनडे की एग्जाम की भी तैयारी कर रहा हो और पीसीएस वगैरह की, तो देखिए ये इंग्लिश का वर्ड है जो कि इस टाइम कंटिन्यूअसली न्यूज में बना हुआ है ये वर्ड। तो ये वर्ड आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आपको जाके इसके बारे के इसके एंटोनिम्स और सिनोनिम्स भी आप देख लेंगे तो आपको बहुत ज्यादा काम आने वाली है। ये क्या है, ये कॉन्सिक्रेशन। कॉन्सिक्रेशन, कॉन्सिक्रेशन। तो यहाँ पे जब कभी दोस्तों कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई इंग्लिश का वर्ड होता है वो भी यहाँ पे हम कवर कर देते हैं साथ के साथ। तो ये आपका एक वर्ड है कॉन्सिक्रेशन, जिसका मतलब होता है प्राण प्रतिष्ठा। अभिषेक किया जा रहा है राम जी का वहाँ पे, इसको हम अभिषेक करना भी बोलते हैं या फिर जो है इसको प्राण प्रतिष्ठा बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं यहाँ पे इसको आपको इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताना चाहूंगी कि ये राम जी का जो मंदिर है इसको लार्सन एंड टूब्रो जो कंपनी है, लार्सन एंड टूब्रो, इन्होंने ही जो है इसको जो है बनाया हुआ है। इसका आर्किटेक्ट जो है वो लार्सन एंड टूब्रो है। दूसरा जो हमारे राम जी की जो मूर्ति है वो किसकी बनी हुई है, ब्लैक स्टोन की बनी हुई है। ब्लैक स्टोन की है। और तीसरी बात आपकी रही, इसको बनाने वाले इसके जो मूर्तिकार हैं वो वरुण योगीराज हैं। वरुण योगीराज, वरुण योगीराज, वरुण योगीराज ने जो है इस मूर्ति का, हमारे राम जी की मूर्ति का निर्माण किया हुआ है। और ये मंदिर कहाँ पे स्थित है, यहीं से बहती है हमारी सरयू नदी। कौन सी नदी बहती है, सरयू नदी। सरयू नदी बहती है हमारी। बनाया किसने है, L&T, लार्सन एंड टूब्रो ने इसको बनाया हुआ है, राम मंदिर का निर्माण किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इसके साथ में हमने ये कुछ जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वो उसको जो है हमने यहाँ पे कवर करने का प्रयास किया। और एक जो है शब्द भी है जो लॉन्ग टर्म से जो है इस मंदिर के चलते न्यूज में बना हुआ है, तो ये शब्द भी किसी ना किसी एग्जाम में आपके पूछे जाने की संभावना है। तो हमने जो है इस चीज को भी यहाँ पे जो है ऐड कर दिया है। तो चलिए अब इसका जो है देखते हैं, उसी से जुड़ा हुआ ये अगला भी हमारा आर्टिकल है कि अहेड ऑफ कॉन्सिक्रेशन पीएम फिनिशेस तमिलनाडु टेम्पल विजिट। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक शब्द मतलब कि वो कैब भी आपकी थोड़ी सी एक बताना चाहूंगी। वो क्या है, कॉन्सिक्रेशन। इसका मतलब होता है प्राण प्रतिष्ठा, मतलब किसी चीज का अभिषेक करना। कॉन्सिक्रेशन, क्योंकि ये शब्द जो है लॉन्ग टर्म से जो है हमारे न्यूज में बना हुआ है, कंटिन्यूअसली आपके न्यूज़पेपर में निकल रहा है। तो ये आपके वनडे एग्जाम्स और पीसीएस वगैरह के एग्जाम में, स्टेट पीसीएस वगैरह के एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ये जो है वर्ड आपको जो है जाकर के देखना है, इसके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये सारी चीजें आपको देखनी है। कॉन्सिक्रेशन का क्या मतलब होता है, प्राण प्रतिष्ठा। ठीक, और इसमें क्या क्या चीजें हैं, देखिए मंदिर का जो है उद्घाटन तो वहां पे आज हो रहा है। उसके साथ में जो हमारे मोदी जी हैं, प्राइम मिनिस्टर जी हैं, उन्होंने कहा कि मैं राम जी से संबंधित जितने भी जगह हैं जहाँ पे राम जी पैदा हुए, जहाँ पे राम जी गए, जहाँ पे उन्होंने कुछ किया, तो सब जगह जहाँ पे टेम्पल बने हुए हैं मैं उन सारे टेम्पल का जो है टेम्पल्स की यात्रा करूंगा, वहां के दर्शन करूंगा। तो इसी के क्रम में वो तमिलनाडु में गए हुए थे अभी 2-3 दिन से, और वहां पे जो है वो रामनाथ स्वामी मंदिर, रंगनाथ स्वामी मंदिर और जो है ये आपका कोदंडा रामस्वामी मंदिर, कोदंडा रामस्वामी मंदिर, यहाँ पे भी वो उन्होंने विजिट किया। और यहाँ पे वो इस टाइम पे जो है, यहाँ पे आप फोटो देख सकते हैं, कहाँ की है ये, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एट द अरिचल मुनाई पॉइंट ऑफ धनुषकोडी। धनुषकोडी का ये सबसे लास्ट का पॉइंट है जहाँ पे जो है इस टाइम पे वो गए हुए थे ऑन संडे। ठीक है, इससे ये कहा जाता है कि सेड टू बी द प्लेस फ्रॉम वेयर द राम सेतु वॉज बिल्ट। ये वही जगह है, ये कहा जाता है कि ये जहाँ पे इस टाइम पे ये मोदी जी यहाँ पे हैं, यहाँ ये वाला जगह को कहा जाता है कि यहीं से जो है राम सेतु का निर्माण किया गया था, यहीं से शुरुआत की गई थी और श्रीलंका तक जो है राम सेतु को बनाया गया था, जिससे कि हमारे राम जी श्रीलंका गए थे और वहां पे जो है उन्होंने रावण को मारा था। तो ये शब्द मैंने आपको बता दिया। और हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं जो इन्होंने जिस टेम्पल की यात्रा की है, क्योंकि गवर्नमेंट हमारी इस टाइम पे जो है हमारा जो सांस्कृतिक टूरिज्म है, कल्चरल टूरिज्म है, और जो हमारा सांस्कृतिक इतिहास जो रहा है, उन सब चीज़ों को काफ़ी प्रमोट करने की कोशिश करती है। तो अब ये जाहिर सी बात है, जहाँ पे मोदी जी गए हुए हैं तो वो जगह हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसी के चलते हुए हमने कल जो है आपको रामनाथ स्वामी मंदिर के बारे में बताया था, और आज हम आपको रंगनाथ स्वामी मंदिर के बारे में बताने वाले हैं। और ये है कोदंड रामस्वामी मंदिर,
यहाँ पे लास्ट में मोदी जी गए हुए हैं, ये इसको इसलिए कहा जाता है, इसका मतलब होता है कोदंड राम स्वामी। कोदंड मतलब ये राम जी का मंदिर है वहां पे। कोदंड मतलब कि धनुष को धारण करने वाले, धनुष को धारण करने वाले राम जी, तो इसी से इनका नाम पड़ा हुआ है कोदंड रामास्वामी मंदिर। और हम यहाँ पे रंगनाथ स्वामी मंदिर के बारे में देखेंगे क्योंकि ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आता है, तो इस वजह से ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। तो चलते हैं इसी बात पे, हम ये वाले मंदिर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इसके पहले हम देख लेते हैं थोड़ा सा जो हमारे इंडियन मैप है उसमें मोदी जी कहाँ कहाँ पे गए और मंदिर वगैरह कहाँ कहाँ पे है, तो उसके बारे में हम भी एक बारी देख लेते हैं। ये आपका रहा इंडिया, ये रहा आपका इंडिया, ये रहा आपका श्रीलंका। यही है वो धनुषकोडी वाला एरिया, यही है अर्चन मुलाई वाला एरिया जहाँ पे मोदी जी गए हुए हैं। और यहीं से कहा जाता है कि यहीं से जो है राम सेतु का निर्माण यहाँ से किया गया यहाँ तक जाने के लिए। और यहाँ पे भी एक जो है सेतु बना हुआ है जिसको हम राम सेतु कहते हैं। एडम ब्रिज भी कहते हैं, एडम्स ब्रिज भी कहते हैं, क्योंकि वो माना जाता है जो क्रिश्चियनिटी में जो एडम और ईव थे, जो एडम को वहां से मार के भगा दिया गया, ईडन गार्डन से मार के भगा दिया गया था, तो फिर जो है वो यहाँ पे आए थे श्रीलंका से, जो है पहली बारी उन्होंने यात्रा की थी इसी जो है सेतु के माध्यम से, तो इसलिए इसको जो है एडम्स ब्रिज भी कहते हैं, जिसको हम राम सेतु कहते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, और ये जो है चूने पत्थर का बना हुआ है, लाइमस्टोन से बनाया गया है। ये है आपका धनुषकोडी। और देखिए दोस्तों, ये रहा पाक स्ट्रेट, और ये है आपका पाक बे। ये पूरा एरिया जो है, ये जो पूरा का पूरा एरिया, ये पाक बे कहलाता है, PALK। ठीक है, पाक बे, ये वो वाला पाक नहीं है, पाकिस्तान वाला पाक नहीं है दोस्तों, पाक बे है ये। और ये पाक स्ट्रेट है। पाक स्ट्रेट क्या करता है, आपका बे ऑफ बंगाल रहा इधर का, ये आपका बे ऑफ बंगाल है। दूसरा ये आपका गल्फ ऑफ मन्नार है, ये गल्फ की खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी है, ये वाला एरिया पूरा का पूरा। तो ये क्या करता है, पाक स्टेट आपका इन दोनों को जोड़ने का काम करता है, बे ऑफ बंगाल को और जो है गल्फ ऑफ मन्नार को जोड़ने का काम करता है आपका पाक बे। और दूसरी एक सबसे महत्वपूर्ण आपको जो है इंपॉर्टेंट इस एरिया से रिलेटेड न्यूज बता दूं कि जो हमारा डुगोंग है, डुगोंग क्या है, जिसको हम सी काऊ भी कहते हैं, सी काऊ। डुगोंग जो हमारी समुद्री गाय होती है, सी काऊ, डुगोंग सी काऊ, जिसको हम बोलते हैं सी काऊ, समुद्री गाय हमारी, उसका जो है पहला कंजर्वेशन रिजर्व भारत का यहाँ पे पाक बे में ही बनाया गया है, डुगोंग का। और इसकी IUCN रेड लिस्ट में क्या है, ये IUCN रेड लिस्ट में ये डुगोंग क्या है, IUCN रेड लिस्ट में ये है वल्नरेबल कैटेगरी में, सुभेद्य कैटेगरी में आता है। ये क्या आपका सुभेद्य कैटेगरी में आता है आपका ये डुगोंग सी काऊ। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मैं आपको जो यहाँ पे बता रही हूँ। डुगोंग का पहला कंजर्वेशन जो है रिजर्व यहाँ पे बनाया गया है पाक बे में, जिसको हम सी काऊ बोलते हैं, और ये IUCN रेड लिस्ट के वल्नरेबल कैटेगरी में आता है। तो ये आपकी काफी इंपॉर्टेंट न्यूज थी। तो आगे चलते हैं, हम रंगनाथ स्वामी मंदिर के बारे में देखने का प्रयास करेंगे दोस्तों। और ये सारी चीजें आप देख लो, ये धनुषकोडी का एरिया रहा, ये आपका पाक बे रहा, ये पाक स्ट्रेट है, बे ऑफ बंगाल, मन्नार की खाड़ी, मैंने आपको रिवाइज भी करवा दिया इसी के साथ में। तुतुकुंडी यहाँ पे है, ये देखिए दोस्तों, रामनाथपुरम। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आगे देखते हैं कि अगली जो है हमारी रंगनाथ स्वामी जी के टेम्पल से संबंधित न्यूज है, जो काफी महत्वपूर्ण मंदिर है। देखिए, श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर एक भव्य और ऐतिहासिक हिंदू मंदिर है, ये जो तमिलनाडु के त्रिचिरापल्ली में श्रीरंगम में स्थित है। श्रीरंगम में स्थित होने के नाते इसका श्री रंगनाथ जो है नाम है मंदिर का। यह भगवान विष्णु, ये वाला मंदिर भगवान विष्णु का है। दूसरा जो कोदंड वाला मैंने आपको बताया, वो मंदिर जो है राम जी को समर्पित मंदिर है। विष्णु के एक रूप रंगनाथ को समर्पित है, ये मंदिर विष्णु के एक रूप रंगनाथ को समर्पित है। अद्वितीय आकार और इसमें 7 परिसर शामिल है। ठीक है, ये एक अद्वितीय आकार का है। यह माना जाता है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय हिंदू मंदिर है। अंकोर वाट सबसे बड़ा मंदिर है, लेकिन जो है सक्रिय मंदिरों में सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है इस हमारे रंगनाथ स्वामी टेम्पल को। ठीक है, आपको बताना है अंकोर वाट मंदिर कहाँ पे है। ठीक दोस्तों, और वो हिंदू मंदिर है, सक्रिय हिंदू मंदिर है।
जो लगभग 155 एकड़ में फैला हुआ है। इसमें 7 परिसर शामिल है। पूरे मंदिर में 7 के 7 परिसर शामिल हैं, जिन्हें प्राकारम कहा जाता है। सारे परिसर को मिलाकर के 7 के 7 को क्या कहा जाता है? प्राकारम कहा जाता है, जो दीवारों की एक श्रृंखला से घिरे हुए हैं। हर किसी के साथ गोल आकार और ऊंचाई में पिछले से बड़ा है। ठीक है, सबसे बाहरी परिसर की परिधि लगभग 4 किलोमीटर की है। बहुत ज्यादा बड़ा मंदिर है दोस्तों, 4 किलोमीटर, जिसमें 21 गोपुरम द्वार हैं, जिनमें सबसे लंबा 58 मीटर का ऊंचा है। इसका धार्मिक महत्व को हम देख लेते हैं। विष्णु के 108 दिव्य देशमों में से यह सबसे पहला माना जाता है। ठीक है, विष्णु जी के 108 दिव्य देशमों में से यह सबसे पहला माना जाता है, जो उनके पवित्र धाम है। 108 जो उनके पवित्र धाम है, उसमें सबसे पहला ये रंगनाथ स्वामी जी का मंदिर माना जाता है। ये 12वीं 13वीं शताब्दी के भक्त संतों, 12वीं 13वीं शताब्दी के काफी पुराना मंदिर है, काफी ओल्ड मंदिर है हमारा। भक्त संतों अलवारों ने अपने नलायरा दिव्य प्रबंधम, ये जो अलवार संत थे साउथ के, उन्होंने अपने नलायरा दिव्य प्रबंधम में मंदिर की स्तुति में गीत गाए हैं। 12वीं 13वीं शताब्दी में उन्होंने मंदिर की स्तुति में गीत गाए हुए हैं अलवारों ने। और इस मंदिर का जो है जुड़ाव किससे रहा है? हमारे रामानुजाचार्य जी से भी रहा है। ठीक, रामानुजाचार्य जी ने, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, विशिष्टाद्वैत का जो है सिद्धांत दिया था। इनका जो है जुड़ाव इस प्रसिद्ध मंदिर से रहा है। यहाँ पे उन्होंने अध्ययन किया और यहीं अपने दर्शन का विकास किया। इनका दर्शन क्या? विशिष्टाद्वैतवाद। ठीक, वास्तुशिल्प का चमत्कार देखिए, यह मंदिर किस शैली में है? द्रविड़ शैली का मंदिर है, क्योंकि साउथ के जो मंदिर है लगभग वो द्रविड़ शैली के ही मंदिर है, क्योंकि द्रविड़ियन शैली हमारी साउथ की शैली है। वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण, जिसमें ऊंचे गोपुरम है। जो द्रविड़ शैली के मंदिर होते हैं उसमें क्या होता है? काफी ऊंचे ऊंचे गोपुरम बनाए जाते हैं, जो मंदिर का एक तरीके का द्वार कह लीजिए आप, काफी बड़े द्वार होते हैं वो। और जटिल नक्काशी और रंगीन चित्र हैं इसकी, वहां पे दीवारों पे रंगीन चित्र भी बने हुए हैं। 1000 स्तंभों वाला हॉल एक प्रभावशाली दृश्य है, जिसमें प्रत्येक स्तंभ पर देवताओं और पौराणिक कथाओं की जटिल नक्काशी की गई है। मंदिर का गर्भगृह में विशाल रंगनाथ मूर्ति है, जो 21 फीट लंबी है और विष्णु को उनकी अनंत शयन मुद्रा में दर्शाती है। आपने देखा होगा कि विष्णु जी हमेशा जो है लेटे हुए अवस्था में आपको दिखते हैं, जहां कहीं पे भी उनकी फोटो दिखती है तो उसी मुद्रा को यह दर्शाती है, जिसमें वह आदिशेष नाग पर लेटे हुए हैं। इतिहास और परंपरा, इसका इतिहास और परंपरा क्या रही है? मंदिर का निर्माण दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व का माना जाता है। हालांकि बाद में इसका कई बार विस्तार किया गया। इसने सदियों से विभिन्न राजवंशों, बहुत ज्यादा पुराना मंदिर है दोस्तों ये, इसने सदियों से विभिन्न राजवंशों के संरक्षण का आनंद प्राप्त किया, जिनमें चोल राज, पल्लव, पांड्य, विजयनगर और नायक शामिल है। ये सारे के सारे जो राजवंश थे वो इस जो है मंदिर से संबंधित है। आपको प्रश्न में ये चीजें पूछी जा सकती हैं। मंदिर में दैनिक अनुष्ठान और त्योहारों की एक जटिल परंपरा का पालन किया जाता है, जो हर साल हजारों भक्तों को आकर्षित करती है। कुछ अतिरिक्त रोचक तथ्य क्या है इनमें क्या है? मंदिर के 1000 स्तंभों वाले हॉल में हर साल टेप्पोत्सवम उत्सव होता है, जहां एक विशाल रथ को रस्सियों द्वारा खींचा जाता है। वहां पे एक उत्सव होता है जिसका नाम है टेप्पोत्सवम उत्सव, जिसमें जो है एक रथ होता है जिसको रस्सियों द्वारा खींचा जाता है। माना जाता है कि मंदिर का पवित्र जल औषधीय गुण रखता है। इसका जो पवित्र जल है वो औषधीय गुण रखता है। ये यूनेस्को ने मंदिर को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है कि इसको 2010 में शायद से यूनेस्को ने जो है विश्व धरोहर स्थल, वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में जो है इस मंदिर को मान्यता दी। तो इस वजह से ये मंदिर और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये इसके संबंध में ये काफी महत्वपूर्ण तथ्य थे जो हमने यहाँ पे आपको डिस्कस कर दिए हैं। तो आप इसको एक बारी देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे मोदी जी ने विजिट किया हुआ है, तो ये बहुत ज्यादा उस लिहाज से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, अगले न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। वो क्या है? निसार मिशन ऑन ट्रैक फॉर अ लॉन्च सून। नासा ऑफिशियल, जो अभी नासा है अमेरिका का, जो स्पेस एजेंसी है वहाँ की, उन्होंने बताया है कि अब जो है निसार, क्योंकि बहुत टाइम से 2014 से बात चल रही है निसार के बारे में कि जो है निसार क्या है, ये आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी इससे प्रश्न मिलेंगे आपके यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, कि नासा जो निसार है वो किन 2 देशों के बीच से संबंधित जो है ये सैटेलाइट बनाई जा रही है। वो उसमें कई ऑप्शन थे, जिसमें जो है अमेरिका, नासा और इसरो के बीच का ये है। निसार का फुल फॉर्म ये है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। इसका पूरा नाम है ये नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार मिशन। ये जो है
इसी साल जो है, इसी साल जनवरी या फरवरी के ज़्यादा से ज़्यादा लास्ट तक जो है लॉन्च होने वाला है ये हमारा निसार जो सैटेलाइट है। तो इसके बारे में काफ़ी कुछ डेटा है, चलिए इसके बारे में हम इसके बैकग्राउंड और सारी चीज़ों को एक बारी देख लेते हैं कि ये क्या क्या जो है काम करने वाला है। ठीक दोस्तों, इसके बारे में देखिए, निसार को वर्ष 2014 में हस्ताक्षरित कर एक साझेदारी समझौते के तहत अमेरिका और भारत, ये अमेरिका और भारत के बीच का है, कि अंतरिक्ष एजेंसियों द्वारा तैयार किया गया है। उम्मीद है कि इसे जनवरी 2024 में जनवरी 2024 जैसा कि अभी जो है नासा के ऑफिशियल्स ने बोला है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से निकट ध्रुवीय कक्षा में लॉन्च किया जाएगा। यह उपग्रह निकट ध्रुवीय कक्षा क्या है? लो अर्थ ऑर्बिट LAO लो अर्थ ऑर्बिट। ठीक है दोस्तों, लॉन्च किया जाएगा। ये 3 वर्ष तक काम करेगा। ये उपग्रह कहा जा रहा है कि ये उपग्रह 3 वर्ष तक काम करेगा और यह एक निम्न पृथ्वी कक्षा लो अर्थ ऑर्बिट वेधशाला है, जो लो अर्थ ऑर्बिट में जो है लगेगी। यह 12 दिनों में पूरे विश्व का मानचित्र कर लेगा। यह 12 दिनों में पूरे के पूरे विश्व की जो है एक जो है पूरी की पूरी फोटो खींचता रहेगा और आपको अपडेट करता रहेगा कंटिन्यूअसली कि क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं हमारे पूरे वर्ल्ड के लेवल पे, चाहे वो क्लाइमेट हो, चाहे वेजिटेशन हो, चाहे फॉरेस्ट हो, सारी चीज़ों के बारे में ये बताएगा। इसकी विशेषता क्या है? यह 2800 किलोग्राम का उपग्रह है जिसमें L बैंड और S बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार उपकरण शामिल है। L बैंड है और S बैंड है। मैं आपको यहाँ पे एक चीज और दिखाना चाहूंगी दोस्तों, इसमें जैसे जो 2 बैंड लगे हुए हैं उसमें क्या है, एक है अ लॉन्ग वेवलेंथ बैंड। जो L बैंड है उसको हम लॉन्ग वेवलेंथ बैंड बोलते हैं, जो कि किसका है? वो है आपका नासा का। जो लॉन्ग वेवलेंथ बैंड है वो है आपका नासा का। जो L बैंड है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है बहुत ज्यादा, ये आपका नासा का है। और जो दूसरा आपका है वो शॉर्ट वेवलेंथ बैंड, जिसको हम S बैंड बोलते हैं, जिसकी शॉर्ट वेवलेंथ होती है। ये किसका है आपका? ये इसरो का है। ठीक, ये इसरो द्वारा निर्मित किया गया है। L बैंड जो है आपके नासा द्वारा निर्मित किया गया है। ये हमें बहुत ज्यादा ध्यान देने वाला जो फैक्ट है ये है आपका। तो इसी के साथ में हम देखते हैं सिंथेटिक अपर्चर ये उपकरण शामिल है। ठीक है, नासा द्वारा डेटा स्टोर करने के लिए L बैंड, जैसा बताया मैंने, GPS एक उच्च क्षमता वाला सॉलिड स्टेट रिकॉर्डर और पेलोड डेटा सब सिस्टम प्रदान किया गया है। जबकि इसरो ने S बैंड, जिसमें जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV, जो हमारा GSLV है, प्रक्षेपण प्रणाली तथा अंतरिक्ष यान प्रदान किया गया है। हमने ये चीजें प्रदान की हैं और नासा ने ये चीजें हमें इसमें जो है प्रदान की हैं, जिससे कि हम दोनों, इसलिए इसका नाम ही निसार पड़ा हुआ है। ठीक है, एस बैंड रडार जो है वो 8 से 15 सेंटीमीटर की वेवलेंथ का है। जो उसकी तरंग दैर्घ्य है वो 8 से 15 सेंटीमीटर की है, जो कि शॉर्ट वेवलेंथ में आती है। ठीक है, और 2 से 4 गीगाहर्ट्ज की आवृत्ति, जो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी वो 2 से 4 गीगाहर्ट्ज की होगी, पर काम करते हैं इस तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति के कारण वे आसानी से क्षीण नहीं होते। ठीक है, वो आसानी से क्षीण नहीं होते। यह उन्हें निकट एवं दूर के मौसम अवलोकन के लिए उपयोगी बनाता है। दूर की भी वो जो है मौसम को देख सकते हैं और वो नजदीक के भी मौसम को देख सकते हैं। ठीक है, इसमें 39 फुट का स्थिर एंटीना रिफ्लेक्टर लगा हुआ है, जो सोने की परत वाले तार की जाली से बना है। रिफ्लेक्टर का उपयोग उपकरण संरचना पर ऊपर की ओर फीड द्वारा उत्सर्जित और प्राप्त रडार सिग्नल पर केंद्रित करने के लिए किया जाएगा। ठीक है, SAR सिंथेटिक अपर्चर रडार का उपयोग करके निसार उच्च रिजोल्यूशन वाली छवियां प्रस्तुत करेगा। बादलों का, ये देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। अभी जो हमारे पास सैटेलाइट्स हैं, जब जैसे क्लाउड हो जाता है, बादल आ जाते हैं, तो फिर वो फोटो लेने में सक्षम नहीं हो पाते उतने बेहतर तरीके से। लेकिन ये जो हमारा निसार होगा, ये जो है, चाहे वो बादल हो, चाहे बारिश हो, चाहे जो हरिकेन हो, कुछ भी हो, सबकी स्थिति में ये जो है अच्छी फोटोज लेने में जो है प्रभावी होगा। ठीक है, बादलों का एसआर पर कुछ विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। ये मौसम की स्थिति की परवाह किए बिना दिन और रात डेटा एकत्र करते हैं। दिन में भी काम करते हैं और रात में भी काम करेंगे। नासा को अपने विज्ञान संबंधी वैश्विक संचालन के लिए कम से कम 3 वर्षों के लिए एल बैंड रडार की आवश्यकता है। ठीक है, नासा को अपने विज्ञान संबंधी वैश्विक संचालन के लिए कम से कम 3 वर्षों के लिए एल बैंड रडार की आवश्यकता है। इसी बीच इसरो कम से कम 5 वर्षों के लिए एस बैंड रडार का उपयोग करेगा। ठीक है, आगे कुछ और इसके महत्वपूर्ण हम तथ्य देख लेते हैं।
ये वही चीज़ें हैं दोस्तों। तो ये जो है सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने यहाँ पे जो निसार से संबंधित थी वो सारी की सारी हमने यहाँ पे कवर कर दी हैं। और इसमें क्या है कि ये जो है जो हमारा ये निसार है ये सारी चीज़ों को कवर करेगा। सारी चीज़ों को कवर करना मतलब कि ये सी लेवल को भी बताएगा, वेजिटेशन कहाँ पे कितना है, मतलब कि जो फॉरेस्ट है और उसकी जो चीज़ें हैं, कितना फॉरेस्ट है हमारे यहाँ पे, आइस मास जो हमारा अंटार्कटिका और इन जगह पे जो है जो आइस शीट्स पिघल रही हैं उनके बारे में भी ये बताएगा कि कितनी कब कितनी पिघल रही हैं। और ये जो है अर्थ के पूरे इकोसिस्टम को जो चेंज हो रहा है हमारे अर्थ का इकोसिस्टम सारा का सारा बताएगा। वेजिटेशन कितना है, फॉरेस्ट वगैरह और पेड़ पौधे इन सब के बारे में बताएगा। सी लेवल कितना हो रहा है हमारा, समुद्र का जो लेवल है वो कितना घट बढ़ रहा है उसके बारे में हमें लगातार रिपोर्ट करेंगे। ग्राउंड वाटर जो है उसके बारे में भी हमें बताएगा। दूसरा ये आपको नेचुरल हैजार्ड्स जो प्राकृतिक जो आपदाएं होती हैं उसके बारे में भी बताएगा, चाहे आंधी तूफान जो चीज़ें आती हैं, अर्थक्वेक वगैरह हो गया, ये अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनोज एंड लैंडस्लाइड्स, ठीक है। अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनोज एंड लैंडस्लाइड इन सब के बारे में ये हमें जो है बताएगा, क्योंकि ये 12 दिनों में देखिए लैंड एंड आइस कवर्ड रीजन्स ट्वाइस, ये जो आइस से कवर्ड रीजन होंगे, द मिशन विल यूज अ सिंथेटिक अपर्चर रडार टू स्कैन अर्थ लैंड एंड आइस कवर्ड रीजन्स ट्वाइस एवरी 12 डेज। हर 12 दिन में ये 2 बारी जो है सारी की सारी जो आइस शीट से कवर एरियाज हैं और जो है पूरी की पूरी पृथ्वी को 12 दिनों में 2 बारी ये कवर करेगा और आपको जो है ये फोटोज भेजता रहेगा, जिससे कि हम चीज़ों को एनालाइज करने में हमें बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। ठीक दोस्तों, तो ये सारा का सारा बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है न्यूज़ थी हमारी, तो इसको हमने यहाँ पे कवर कर दिया है। अगली न्यूज़ है हमारी वो हमारे थोड़ा सा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड न्यूज़ है। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड न्यूज़ क्या है वो, ये हमारे इंटरेस्ट जोन की भी न्यूज़ हो सकती है दोस्तों। क्या है वो ये है कि लॉस वेगस जो है जो अमेरिका का एक जगह है, वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे हर साल होता है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो, CES कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो होता है वहाँ पे। और वहाँ पे जो है ढेर सारे जो दुनिया भर के जो टेक्नोलॉजीज होती हैं जो लोग बनाते हैं वहाँ पे ला करके उसको प्रदर्शित करते हैं। वहाँ पे कुछ जो सबसे अच्छी जो है टेक्नोलॉजी होती है उसको अवार्ड वगैरह दिया जाता है। तो उसी में एक जो है टेक्नोलॉजी जो है वो क्या है, उसका नाम रैबिट R1, ठीक। रैबिट R1 के बारे में बताया गया है। ये क्या है, ये एक जो है एक तरीके का डिवाइस है जिसमें क्या है कि ये आपके वॉइस नोट पे काम करेगा। आप कुछ भी बोलेंगे, अब जैसे आपने देखा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट वगैरह, चैट GPT वगैरह है, इसमें आपको जो है सारी की सारी चीज़ें टाइप करनी पड़ती हैं। लेकिन ये उससे एक कदम और आगे है, इसमें आपको कुछ भी टाइप नहीं करना पड़ेगा और ये आपको सारी की सारी चीज़ों को जो है, आप जैसे आपके फ्रिज में सब्जियां रखी हैं, आपको ले जा करके इसको वहाँ पर थोड़ा सा स्कैन करवा देना है कि कौन कौन सी सब्जियां रखी हैं, तो ये आपको बता देगा कि आप इनसे जो है कौन कौन सी डिशेज बना सकते हैं। इस टाइप की चीज़ों को ये आपको बताने का प्रयास करेगा। यहाँ पे आपको कुछ भी टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको जिन चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ेगी आप उसको अपने वॉइस नोट पे बोल देंगे। तो इसलिए जो हमारे अभी तक के जो चैट GPT और के AI वाला वगैरह, जो चैट GPT है, गूगल बार्ड है, क्लॉड है, ये देखिए जो चैट GPT, बार्ड एंड क्लॉड कैन ओनली टेक्स्ट आउट रिस्पॉन्सेज थ्रू एप्स, ठीक है। ये केवल जो है जब हम टेक्स्ट करते हैं उस पर लिखते हैं तो ही ये जो है रिस्पॉन्ड करती हैं, लेकिन ये जो होगा ये वॉइस नोट पे काम करेगा। इसलिए इसको क्या कह रहे हैं ये लोग कि ये LAM है। ये एक होता है आपका, ये देखिए लार्ज एक्शन मॉडल, दूसरा LLM होता है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल होता है, जो कि चैट GPT वगैरह आपकी किस पे काम करती हैं, LLM पे। LLM लार्ज लैंग्वेज मॉडल पे कौन सी काम करती है, जो आपकी AI है, चैट GPT वगैरह LLM पे काम करती है। ये जो डिवाइस है इन्होंने बताया इनकी तरफ से कि ये LAM पे काम करेगा, लार्ज एक्शन मॉडल। जो आप एक्शन लेंगे उसको ये सेंस करेगा, उससे जो है चीज़ों को आपको रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करेगा। तो ये कहा जा रहा है कि देखिए इस पे हेडिंग भी क्या है कि फ्रॉम वॉइस टू एक्शन, मतलब वॉइस टू एक्शन, वॉइस से आप कुछ कहेंगे और वो पूरा का पूरा आपको एक्शन में दे देगा। एक्शन कैन द रैबिट R1 डिस्टर्ब द स्मार्टफोन मार्केट, क्या ये जो है स्मार्टफोन के मार्केट को जो है बर्बाद कर सकता है, डिस्टर्ब कर सकता है, ठीक है। तो यही जो है ये न्यूज़ थी, ये काफ़ी ज़्यादा, इसका नाम क्या है, रैबिट R1। ये देखिए दोस्तों इसका नाम है रैबिट R1। ये और काफ़ी ज़्यादा हाईली जो है टेक्नोलॉजी वाली डिवाइस है, जहाँ पे आप वॉइस से सारे के सारे काम करवा सकते हैं। लेकिन बात यह है
कि ये कहा जा रहा है कि जैसे ये रैबिट R1 है, तो ये आपको जैसे आपकी भी कुछ प्राइवेसी भी तो होती है, आप कहीं पे कुछ टाइप कर रहे होते हैं, हर चीज़ आप बोल बोल के तो टाइप नहीं कर सकते हैं। इसकी प्रॉब्लम क्या है कि आप इस पे जो है बोल के ही कोई चीज़ को डायरेक्शन दे सकते हैं कि मुझे ये चीज़ करवानी है, मुझे ये चीज़ चाहिए, मेरे लिए कैब बुक कर दो, मेरे लिए जो है फ्लाइट बुक कर दो, आपको बोल के कहना होगा और वो चीज़ें वो सारी की सारी जो है ये डिवाइस कर देगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आपको प्राइवेसी भी चाहिए, प्राइवेसी के लिए आपको टाइप करने की ज़रूरत पड़ती है कि आपको कोई ना सुन पाए और आप अपनी चीज़ों को धीरे से उसमें टाइप कर ले। तो ये चीज़ आपको ये प्रोवाइड नहीं करवाएगी, तो इसीलिए थोड़ा इसको देख करके, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है वो था। कुछ इसमें जो फैक्ट्स थे वो मैंने आपको बता दिया। सत्य नाडेला जी ने भी जो है इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा हमें वो बोला हुआ है। चलिए हम अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। अगली न्यूज़ क्या है हमारी, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इसमें जो ये हेडिंग है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो अलग न्यूज़ है वो हम वहाँ पे आपको बैकग्राउंड के साथ में कवर करने का प्रयास करेंगे। मुज़ेवनी रिग्रेट्स इंडियंस एक्सपल्जन बाय ईदी अमीन इन 1970s। एक ईदी अमीन यहाँ पे डिक्टेटर थे 1970s के टाइम पे। उन्होंने 1972 में जो है वहाँ पे रहने वाले जो इंडियंस थे उनको वहाँ से बाहर खदेड़ दिया था, भगा दिया था। तो उसको लेकर के अभी के जो है जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं योवेरी मुसेवेनी, उन्होंने जो है इसको लेकर के काफ़ी रिग्रेट व्यक्त किया हुआ है। तो इस बारे में ये आर्टिकल था। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल क्या है कि ये जो है युगांडा के कहाँ पे, युगांडा में जो है, युगांडा की जो राजधानी कंपाला है, युगांडा की राजधानी क्या है, कंपाला। कंपाला में क्या चल रहा था आपका, कंपाला में आपका जो है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का जो है जो नैम है उसका जो उसकी बैठक चल रही थी कंपाला में, ठीक है। उसकी 19वीं बैठक कंपाला में चल रही थी। तो इसी बात पे हम देख लेते हैं कि जो है जो कंपाला है, कंपाला में जो नैम की बैठक चल रही है, तो नैम क्या है और इससे संबंधित कुछ जो न्यूज़ है वो हम देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। गुट निरपेक्ष आंदोलन जो था, नॉन अलाइंड मूवमेंट जो हमारा था, उसके बारे में है ये। गुट निरपेक्ष आंदोलन का गठन शीत युद्ध के दौरान राज्यों के एक संगठन के रूप में किया गया था, ठीक है। जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था, उसके बाद जो है कोल्ड वॉर चलने लग गया, जहाँ पे सीधे सामने से युद्ध नहीं हो रहा था, वो अपने अपने जगह से बैठ करके अपनी स्ट्रेटजीज में परिवर्तन करके जो है एक तरीके से डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से जो है देशों को पीछे करने का प्रयास किया जा रहा था। तो वो जो कोल्ड वॉर का समय था, उस टाइम पे इंडिया जो था वो किसी भी गुट में शामिल नहीं हो सकता था। तो यहाँ पर जो है फिर ये जो और भी कुछ कंट्रीज थी जो किसी ना तो अमेरिका के गुट में शामिल होना चाहती थी, ना ही वो जो है जर्मनी और इन सब के गुट में शामिल होना चाहती थी। तो इसलिए रशिया के गुट में, क्योंकि जब कोल्ड वॉर था वहाँ पे अमेरिका और रशिया दो एक पूरे के पूरे ध्रुव बन चुके थे, जब उन दोनों के आपस में जो है शीत युद्ध चलता रहता था। तो इस वजह से कुछ कंट्रीज थे जो दोनों में ही शामिल नहीं होना चाहते थे, दोनों ही अपना अपना फायदा देख रहे थे। उस टाइम पे हम भी जो है आज़ाद ही हुए थे, 1947 में आज़ादी ही मिली थी। तो इसलिए हम किसी कंट्री से बैर रख के भी उस टाइम पे नहीं चल सकते थे। हमारा पड़ोसी जो है रशिया भी था, ज़्यादा दूर नहीं है, और अमेरिका भी था जहाँ से हमें सहायता मिलती थी। तो हम किसी को निराश नहीं कर सकते थे। इसी के मद्देनजर जो है फिर कुछ देशों ने मिलकर के क्या बनाया, ये नॉन अलाइंड मूवमेंट, जो कि किसी भी गठन शीत युद्ध के दौरान राज्यों के एक संगठन के रूप में किया गया था, जो औपचारिक रूप से खुद को संयुक्त राज्य अमेरिका या सोवियत संघ के साथ जोड़ना नहीं चाहते थे, ठीक है, जो मैंने आपको बताया, बल्कि स्वतंत्र या तटस्थ रहना चाहते थे। समूह की मूल अवधारणा 1955 में इंडोनेशिया में आयोजित एशिया अफ्रीका बांडुंग सम्मेलन में हुई, ठीक है। इसको मूल अवधारणा कहाँ पे शुरुआत हुई, 1955 में इंडोनेशिया के बांडुंग में एशिया अफ्रीका बांडुंग सम्मेलन हुआ था। वहां पे जो है हुई पहला नैम शिखर सम्मेलन सितंबर 1961 में। 1961 में पहला नैम का सम्मेलन बेलग्रेड के यूगोस्लाविया में किया गया था, ठीक है। अप्रैल 2018 तक इसके 120 सदस्य हैं। अभी के टाइम पे इसके जो है 2018 तक में 120 सदस्य हैं, जो कि अपने आप को किसी भी गुट में नहीं रखते हैं, जिनमें अफ्रीका के 53 देश हैं, एशिया के 39 देश हैं, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन के 26 देश, और यूरोप के बेलारूस और अजरबैजान के 2 देश शामिल हैं। बेलारूस, यूरोप में के सिर्फ 2 ही देश शामिल हैं, वो हैं बेलारूस और अजरबैजान, ठीक है। 17 देश और 10 अंतरराष्ट्रीय संगठन नैम के पर्यवेक्षक हैं, ठीक है। 17 देश और 10 अंतरराष्ट्रीय संगठन नैम के पर्यवेक्षक हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना हुई और इसका पहला सम्मेलन बेलग्रेड में ही किया गया था, जो कि यहाँ पे हमने देख लिया। टीटो, मिस्र के गमाल अब्देल नासिर और भारत के जवाहरलाल नेहरू और घाना के क्वामे नक्रूमा
और इंडोनेशिया के सुकर्णो के नेतृत्व में आयोजित किया गया था। ये जो पहला सम्मेलन था वो यूगोस्लाविया के जेसी ब्रोज टीटो यूगोस्लाविया के थे, मिस्र के गमाल अब्देल नासिर, भारत के अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू, घाना के क्वामे नक्रुमा और इंडोनेशिया के सुकर्णो के नेतृत्व में ये आयोजित किया गया था। ये सबसे इनके प्रमुख जो है प्रतिनिधि थे वहां पे। संगठन का उद्देश्य 1979 की हवाना घोषणा में साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, नव उपनिवेशवाद, नस्लवाद और सभी प्रकार के विदेशी के खिलाफ उनके संघर्ष में गुट निरपेक्ष देशों की राष्ट्रीय स्वतंत्रता, संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गिनाया गया था। ठीक है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का मतलब वैश्विक मुद्दों पर राज्य की तटस्थता नहीं है, यह हमेशा विश्व राजनीति में एक शांतिपूर्ण हस्तक्षेप था। ठीक है, बाद में इन लोगों ने अब गुट निरपेक्ष की परिभाषा करी, क्योंकि बाद में यह कहा जाने लगा कि आज के टाइम पे अब गुट निरपेक्ष आंदोलन का कोई मतलब नहीं रह जाता, जबकि हर कंट्री जो है किसी ना किसी अदर कंट्री के पक्ष में जो है झुका हुआ है। भारत को भी लेकर के रशिया के पक्ष में झुकाव के मामले में लोग कहते थे कि इंडिया रशिया के पक्ष में झुका हुआ, तो ये अपने आप को पूरे तरीके से नैम का जो है सदस्य नहीं कह सकता है। लेकिन बाद में इन लोगों ने कहा कि ऐसी बात नहीं है, हम लोग क्या हैं, हम लोग किसी वैश्विक मुद्दों से हम तटस्थ नहीं रहते हैं। ठीक है, हम जो है चाहते हैं कि जो हमें वैश्विक राजनीति है वो एक शांतिपूर्ण तरीके से हल की जाए। जो भी चीजें हो रही हैं वैश्विक स्तर पे उसको बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हल करने का प्रयास किया जाना चाहिए, ना कि लड़ाई झगड़े और जो है वॉर के जरिए से। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा नैम से संबंधित आर्टिकल। अगला आर्टिकल हमारा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इंडिया कीन ऑन कोऑपरेशन इन स्पेस विद जापान सेज मोदी। ठीक है, जापान ने अभी जो है अपना लूनार मिशन भेजा है, 5वीं कंट्री बन गई है वर्ल्ड की, 5th कंट्री कौन सी बन गई है, 5th कंट्री बन गई है लूनार मिशन भेजने वाली, चंद्रमा पे अपना मिशन भेजने वाली। और वहां की जो है जो स्पेस एजेंसी है उसका क्या नाम है, जाक्सा। देखिए इंडिया ने भी अपना चंद्रयान भेज दिया है, इसके पहले भी इंडिया ने भेजा, और चाइना, रशिया, अमेरिका और इंडिया, और अब आ गया है आपका ये जापान, जो कि 5वीं कंट्री बन चुका है लूनार पे अपनी जो है। और इसके जो इसने भेजा है लूनार, उसका नाम क्या है, उसका नाम है स्लिम। ठीक, जो लूनार मिशन है उसका नाम है स्लिम। जापान के लोग बहुत स्लिम होते हैं, इसी से उन्होंने इसका नाम स्लिम रख दिया है दोस्तों। स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून, इसका फुल फॉर्म क्या है, स्मार्ट लैंडर इन्वेस्टिगेटिंग मून स्लिम, इसका नाम है स्लिम। ठीक है, लूनार सरफेस नियर एन इक्वेटोरियल क्रेटर, कहाँ पे इन्होंने लैंड करवाया है, चंद्रमा के जो वहाँ का इक्वेटोरियल क्रेटर होता है वहाँ पे इन्होंने इसको लैंड करवाया है। तो भारत जो है, भारत भी देख रहा है कि अब हम जापान के साथ में थोड़ा सा कोऑपरेशन करके, कोलैब करके जो है आगे स्पेस में हम अपने आगे के कुछ मिशन को भेज सकते हैं। तो ये संबंधित था इससे कुछ, ये न्यूज़ ये मेन था कि जापान ने जो है लूनार मिशन भेजा है, वो उसका नाम स्लिम है, और वहाँ की जापान की जो एजेंसी है उसका नाम है जाक्सा। ठीक, अगला आर्टिकल हमारे आईआर से, इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित है, और हमारे जो अड़ोसी पड़ोसी देश है उनसे संबंधित है। देखिए दोस्तों क्या है न्यूज़ क्या है, द ग्रोथ ऑफ इंडिया बांग्लादेश टाइज। ठीक, अभी शेख हसीना वहाँ पे जो है फिर से वहाँ की प्राइम मिनिस्टर बन चुकी हैं, और वो भी 2/3 वोटों से जीत गई वहाँ पे। वहाँ की जो अगली जो मेन अपोजिशन पार्टी थी उन्होंने जो है इलेक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, तो इसकी वजह से कहा जा रहा है कि ये जो है बहुत ही फेयर इलेक्शन नहीं था। अमेरिका वगैरह भी इसके पक्ष में नहीं की, वहाँ पे इलेक्शन सही से नहीं हुए, डेमोक्रेसी का एक तरीके से उल्लंघन हुआ है। लेकिन इसको हम देखेंगे अपने इंडिया के परिप्रेक्ष्य में, इंडिया और बांग्लादेश के संबंधों के परिप्रेक्ष्य में। इंडिया बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा जो है ट्रेडिंग पार्टनर है। आप जानते होंगे तो चाइना इस समय बांग्लादेश का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। ये हमारा एक जो है चिंता का विषय है आप कह सकते हैं, क्योंकि हमारे एक तरीके से आम के नीचे ही बांग्लादेश है, और वहाँ पे सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर जो है चाइना हो जाए तो ये थोड़ी दुख की बात है। लेकिन जो शेख हसीना जी हैं उन्होंने बोला कि नहीं, हम जो है इन सब चीज़ों को, सबके जो है संप्रभुता को और इंडिया के रिलेशंस को देखते हुए ही हम किसी और को जो है यहाँ पे कोई परमिशन देते हैं, हम इस तरीके से नहीं करते हैं। तो मेन चीज क्या है कि जो बांग्लादेश है यहाँ पे हमारा कुछ जैसे नदी जल विवाद है तीस्ता को लेकर के हमारा जो है नदी जल विवाद था। तीस्ता जो रिवर है
उसका विवाद चल रहा है वाटर से संबंधित हमारा और बांग्लादेश का। दूसरा क्या है, हमने यहाँ पे एक जो है रेल लिंक की स्थापना की है। उस रेल लिंक का क्या नाम है, अखौरा अगरतला। अखौरा, सॉरी दोस्तों, अखौरा AKHAURA, अखौरा अगरतला, अगरतला रेल लिंक है ये, ठीक है। ये जो है हमारे नॉर्थ ईस्ट रीजन को त्रिपुरा से होते हुए बांग्लादेश को जो है कवर करता है, जिससे कि वहाँ पे थोड़ा हमारा जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है वहाँ पे हम चीज़ों को पहुँचा सकें और वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसका भी वहाँ पे काम कर सकें हम, ठीक है। तो ये था। और बांग्लादेश हमसे क्या करता है, लगभग जो है 2000 मेगावाट्स की इलेक्ट्रिसिटी हम जो है बांग्लादेश को प्रोवाइड करते हैं। और वहाँ पर जो है हमने काफ़ी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर से के विकास से संबंधित कई जो है प्रोजेक्ट जो लगा रखे हैं। लेकिन इस टाइम पे चाइना भी वहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे डेवलपमेंट का काम कर रहा है। जाहिर सी बात है, कोई भी कंट्री होगी अगर उसको जो है कहीं से भी फ़ायदा मिल रहा होगा तो वो उसी की तरफ झुकाव उसका होगा। और जो वुल्फ वॉरियर पॉलिसी है चाइना की, जो हम 2015 से ही देखते हैं कि वो फॉलो करता चला आ रहा है। 2019 में कोविड के टाइम पे वो काफ़ी ज़्यादा ये पॉलिसी न्यूज़ में आ गई थी। उसके तहत भी वो ये काम करता है। जो उसकी पॉलिसी हमेशा से ही चाइना की रही कि जो आसपास के जो छोटे छोटे जो कंट्रीज़ हैं उनको एक तरीके से कुछ चीज़ों का विकास का और या फिर जो है ऋण का, इन सब का प्रलोभन दे करके उनको अपने पक्ष में कर लिया जाए। लेकिन हालांकि बाद में ये भले हो सकता है कि वहाँ पे इतना ज़्यादा ऋण हो जाए अदर कंट्री के ऊपर कि बाद में वो उस चीज़ को चुका ना पाए। तो ये देखते हैं जो हमारा और बांग्लादेश का जो बाईलेटरल द्विपक्षीय जो व्यापार था वो 2021-22 में $10 बिलियन 10.8 बिलियन डॉलर जो है वो था हमारा और बांग्लादेश का जो है द्विपक्षीय व्यापार, जो कि अब हो चुका है आपका $18 बिलियन का। भारत और जो है बांग्लादेश का व्यापार इस टाइम पे $18 बिलियन का हो चुका है, जो कि जो है 2021-22 में 10.8 बिलियन डॉलर था। तो ये बहुत इसकी जो नॉर्मल जो न्यूज़ थी वो मैंने आपको बता दी है कि यहाँ पे जो है क्या क्या चीज़ें थी। 1996 में जो है शेख हसीना आई हुई थी। पहले जो 1996 से पहले, जैसे 1971 में जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ उस टाइम पे जो है इंडिया ने बहुत ज़्यादा सहायता प्रदान की थी बांग्लादेश को। उसको जो है आर्मी की भी सहायता प्रदान करी थी हमारे जो है कंट्री ने, और जो है खाने पीने की भी सहायता प्रदान करी थी। तो इस वजह से शुरू से ही बांग्लादेश और इंडिया के जो संबंध थे वो काफ़ी अच्छे थे। लेकिन बीच में वहाँ पे जब डिक्टेटरशिप आ गई, एक तरीके की तानाशाही आ गई, तो वहाँ पे फिर इंडिया और बांग्लादेश के संबंधों में काफ़ी खटास आने लग गई थी। लेकिन बाद में फिर जब 1996 में शेख हसीना वहाँ की जो है प्राइम मिनिस्टर बनी, फिर से धीरे धीरे हमारे संबंधों में काफ़ी ज़्यादा मित्रता आने लगी। तो इसी के मद्देनज़र ये हमारा जो है ये हमारी न्यूज़ थी। तो चलिए चलते हैं, अब इसके आगे हम देख लेते हैं दोस्तों। मेन चीज़ हमारा ये था अखौरा अगरतला रेल लिंक, ये बांग्लादेश और जो है नॉर्थ ईस्ट को जोड़ने का हमारा प्रयास है इस रेल लिंक के जरिए, ठीक है। और कहा जा रहा है कि 2026 में अभी बांग्लादेश क्या है, बांग्लादेश आपका है जो है लीस्ट डेवलप्ड कंट्री है, LDC में आता है। लेकिन जो है ये 2026 तक उम्मीद है कि 2026 तक डेवलपिंग कंट्रीज़ में आ जाएगा। तो भारत की तरफ से जो भी इसको और ज़्यादा फ्री ट्रेड और ये सब दिया जा रहा है तो उसको थोड़ा कम करने की संभावना हो सकती है हमारे फ्यूचर में, जो हमारा फ्री ट्रेड अग्रीमेंट वगैरह है। तो इसी के साथ में दोस्तों ये हमारा लास्ट जो है आर्टिकल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम डेली बेसिस पे यहाँ पे जो है इकोनॉमी से संबंधित कुछ ऐसे पॉइंट्स लेके आते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं, हम बार बार ये बताते भी हैं कि इकोनॉमी का कोई ऐसा आइडेंटिफाइड रिसोर्स नहीं है एक कि हम वहाँ पे जाएँ पढ़ लें और हमारा इकोनॉमी का काम फिनिश हो जाए। तो इसके मद्देनज़र हम यहाँ पे कोशिश करते हैं कि जो भी न्यूज़ में कोई भी टर्म निकला हो हमारी इकोनॉमी से संबंधित, उसको हम यहाँ पे पूरे तरीके से कवर करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि आप लोग जानते होंगे एग्जाम में क्वेश्चंस भी आजकल वहीं से उठा रहा है जो हमारे न्यूज़पेपर में होता है, चाहे वो स्टैटिक पोर्शन से ही क्यों ना उठा रहा हो। स्टैटिक पोर्शन से भी उठाएगा तो जो चीज़ें हमारी न्यूज़ में रही हैं उससे संबंधित, उसका जा करके वो स्टैटिक पोर्शन हमारी जो है बुक से उठा लेता। मान लीजिए
गवर्नर काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है, गवर्नर डिस्प्यूट चल रहा है, तो वो जाकर के आपके पॉलिटिकल क्वेश्चंस गवर्नर के बेसिक से बना सकता है। प्रेसिडेंट न्यूज़ में है, प्राइम मिनिस्टर न्यूज़ में है, कुछ ऐसी चीज़ें न्यूज़ में है, तो उनको डायरेक्ट जाकर के वो बेसिक से क्वेश्चन पूछ सकता है। लेकिन वो पूछता कहाँ से है, उसका जो थीम क्या होता है, थीम आपका जो करंट अफेयर्स होता है वो होता है। तो इसी बात में हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमारी इकोनॉमी से संबंधित कुछ पॉइंट्स आते हैं उसको हम यहाँ पे कवर कर ले, जिससे हमें वो हमारे एग्जाम में काम आए। तो यहाँ पे क्या है, द अमाउंट एफपीआई पुल्ड आउट फ्रॉम इंडिया स्टॉक्स दिस मंथ, 13,000 करोड़ की जो है एफपीआई वो इंडिया से निकाल ली गई है, बाहर चली गई, जो इन्वेस्टमेंट था यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, क्योंकि ये न्यूज़ तो ऐसी है जो कि जो है वर्सेटाइल है, चेंज होती रहती है, फ्लक्चुएट करती रहती है, कभी कोई मतलब डेटा आ सकता है, कभी कोई डेटा आ सकता है इसमें। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, और दूसरा क्या है दोस्तों आपका एफडीआई। हम इन दोनों का एक बेसिक अंतर देख लेते हैं जो कि हमें थोड़ा लॉन्ग टर्म तक याद रह जाए और हमारे एग्जाम में आए तो हमारे लिए जो है ये हमारे काम का साबित हो। तो यहाँ पे मेन जो है न्यूज़ इंपॉर्टेंट क्या है, वो है हमारा एफपीआई और एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, दूसरा है आपका फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ठीक, जो एफडीआई होता है हमारा, एफडीआई क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है इज एन इन्वेस्टमेंट मेड बाय अ फर्म और इंडिविजुअल इन वन कंट्री इनटू बिजनेस इंटरेस्ट लोकेटेड इन अनदर कंट्री। बात यहाँ पे क्या कही जा रही है कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है वो क्या करता है कि वो जो किसी एक देश का, मान लो कि अमेरिका का कोई जो है व्यापारी है या अमेरिका का कोई बिजनेसमैन है, वो डायरेक्टली आकर के हमारे यहाँ, जैसे वॉलमार्ट हो गई, वॉलमार्ट ने आकर के हमारे यहाँ पे एक नया वॉलमार्ट या जो है मॉल खोल दिया यहाँ पे चीज़ों का, जनरल स्टोर का, ग्रोसरीज का, तो वो क्या आ जाएगा, वो आपका आ जाएगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में। डायरेक्ट का मतलब सीधा इन्वेस्टमेंट, किसी दूसरे कंट्री का जो व्यक्ति या फर्म आ करके डायरेक्टली हमारे कंट्री में कहीं पे इन्वेस्टमेंट करती है, तो उसको हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब होता है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ये इंस्टेड रिफर्स टू इन्वेस्टमेंट मेड इन सिक्योरिटीज, जो प्रतिभूतियां होती हैं, जो हमारा मार्केट है, जैसे बीएससी एनएससी हो गया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया, आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो गया, तो जो हमारी सिक्योरिटी मार्केट है वहां पे, एंड अदर फाइनेंशियल एसेट्स, जो हमारा वित्तीय एसेट होता है, इन सब में जो इन्वेस्टमेंट होता है वो कहा जाता है आपका फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। देखिए दोस्तों, जब इसका एक छोटा सा पैमाना है, ये पैमाना बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है, कि जब 10% से कम का इन्वेस्टमेंट होता है किसी भी कंपनी या कहीं पे मान लीजिए, तो वो कहा जाता है कि वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, और 10% से ज़्यादा होता है तो वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। लेकिन ये कोई जो है बहुत ही निर्धारित पैमाना नहीं है, हम इसको एक्यूरेट मान के नहीं चल सकते हैं। तो ये क्या है कि जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है वो किसी के पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करता है। ऐसा मान लीजिए आपकी किसी एक कंपनी के पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करना, वहाँ के फाइनेंस में इन्वेस्ट करना, या फिर जो सिक्योरिटी मार्केट होता है, बीएससी एनएससी, इन सब चीज़ें हो गई, वहाँ पे आकर के जब लोग इन्वेस्ट करते हैं और अपने यहाँ पे बैठे बैठे वहाँ से वो डायरेक्ट यहाँ पे इन्वेस्ट कर देते हैं हमारी कंपनीज में, वहाँ के फाइनेंस मार्केट में। और जब उनको लगता है कि यहाँ पे मार्केट जो है वर्सेटाइल है या यहाँ पे खतरा हो सकता है, कोई गवर्नमेंट ऐसी स्कीम ला सकती है जिससे इसके हमारे जो शेयर्स हैं वो गिर सकते हैं, हमें जो है हानि हो सकती है, तो वो क्या करते हैं, डायरेक्टली वहीं से जो है अपनी सिक्योरिटीज़ को वहाँ से निकाल लेते हैं और कहीं और पे जाकर के इन्वेस्ट कर देते हैं। तो इसी के चलते क्या हुआ कि ये जो ऊपर वाली न्यूज़ थी कि लोगों ने 13,000 करोड़ का जो है इन्वेस्टमेंट यहाँ से निकाल लिया है, वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का। ठीक है, आप जानते होंगे कि कुछ क्षेत्रों में हमारी गवर्नमेंट ने जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को 100% की जो है इन्वेस्टमेंट की छूट दे रखी है। आपको देखना है, बताना है कि वो कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को गवर्नमेंट ने 100% तक अलाउ कर रखा है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ में ये हमारी आज के आर्टिकल थे। बोथ मेथड्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट आर क्रूशियल टू ग्लोबल ट्रेड एंड डेवलपमेंट, हाउएवर एफडीआई इज ऑफन कंसीडर्ड द प्रेफर्ड मोड एंड इज लेस वोलेटाइल। जो एफडीआई होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, जैसा मैंने आपको बताया कि ये थोड़ा सा कम फ्लक्चुएट करता है, क्योंकि जब आप आकर के कहीं के किसी कंट्री के रियल एसेट में इन्वेस्टमेंट करेंगे, मान लीजिए हमारे यहाँ सुरक्षा के क्षेत्र में गवर्नमेंट ने एफडीआई को अलाउ कर दिया, या रेलवे के क्षेत्र में एफडीआई को अलाउ कर दिया, तो यहाँ पर आकर के जब कोई रियल इन्वेस्टमेंट करेगा
मान लीजिए हमारे जो ट्रेन है उसमें इन्वेस्टमेंट किया, ट्रेन के ट्रैक में इन्वेस्टमेंट किया, तो उसको इतनी जल्दी यहाँ से भागना जो है मुश्किल हो जाता है। अगर कोई दिक्कत भी हुई तो भी वो इतनी जल्दी यहाँ से भाग नहीं सकता। तो इसलिए ये क्या होता है, ये कम फ्लक्चुएट करता है। लेकिन जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है वो सीधे सीधे हमारे सिक्योरिटी मार्केट में लगा हुआ होता है, शेयर मार्केट में लगा हुआ होता है, फाइनेंशियल मार्केट में लगा हुआ होता है। तो वहां पे जैसे उनको लगता है कि कोई दिक्कत होने वाली है तो वो अपने यहाँ अपनी देश से ही बैठे बैठे वो जो है क्या करते हैं, ऑनलाइन ही उस चीज को, अपने पैसे को निकाल लेते हैं वहां पे। तो ये सारी चीजें थी, और ये दोनों ही जो है ग्लोबल ट्रेड डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। जो कंट्री का डेवलपमेंट होता है, क्योंकि वहां से उसको थोड़ा सा फॉरेन करेंसी और फॉरेन इन्वेस्टमेंट मिलता है, और जो ग्लोबल ट्रेड होता है उसमें ही बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा हमारा आज का आर्टिकल सारा का सारा द हिंदू का, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो था हमने यहाँ पे सारा ही कवर कर दिया है। आपको कुछ भी अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी के साथ में हमारा जो है कुछ फाउंडेशन बैच चल रहा है, एनसीईआरटी का फाउंडेशन बैच चल रहा है दोस्तों, जो कि आप जो है ये कि दोनों ही लैंग्वेज में चल रहा है, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में चल रहा है, बाइलिंगुअल लैंग्वेज में चल रहा है। और ये हम यहाँ पे आपको पूरे के पूरे बेसिक से लेकर के एडवांस तक की चीज़ों को बताएंगे। पूरी की पूरी एनसीईआरटी की क्लास 6 से लेकर के हम 12वीं तक की 12th तक की जो है एनसीईआरटी को यहाँ पे कवर करेंगे। तो आप इसको जो है देख सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं हमारे जो है इस फाउंडेशन बैच को, जहाँ पे एनसीईआरटी दोनों ही लैंग्वेज में पढ़ाई जाएगी। आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं उसमें आप इसको जो है देख सकते हैं, या दोनों ही लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं तो दोनों को साथ में देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आज का हमारा सारा का सारा आर्टिकल, और ये रही हमारी न्यूज़। और हमारी जो टेस्ट सीरीज चल रही है, 60 टेस्ट जो है आपको मिलेंगे, उसमें कितने में, जस्ट आपको ये सिर्फ और सिर्फ 75 रुपए के आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल टेस्ट सीरीज है हमारी, जो कि आप जाकर के परचेज कर सकते हैं। आरओ का आपका 11 फरवरी का एग्जाम है, तो देर मत करिए, जाइए जल्दी हमारी टेस्ट सीरीज को लीजिए। इसमें जो है आपको क्वालिटी वाइज कोई भी इशू नहीं आएगा, क्योंकि हमने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको जो है हम बना रखी टेस्ट सीरीज को। और ये आपको जो है ऑनलाइन भी मिल जाएगा आपको टेस्ट सीरीज, और ये आपको जो है ऑफलाइन भी मिल जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आपको काफ़ी सस्ते में मिल रही है हमारी ये टेस्ट सीरीज, तो अभी आप जा करके इसको ज्वाइन कर लीजिए। इसी के साथ में हम जो है, और ये देखिए आरओ का जो 30 यहाँ पे हमने देखा 60 टेस्ट सीरीज टेस्ट, और यहाँ पे 30 टेस्ट जो है आपको मिल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 51 रुपए में। ये भी दोनों ही बाइलिंगुअल लैंग्वेज में है। ठीक है दोस्तों, तो जा करके देर मत कीजिए, आपको 60 वाली लेनी है तो 60 वाली लीजिए, 30 वाली लेनी है तो 30 वाली लीजिए। तो इसी के साथ में दोस्तों हम आज के अपने सारे आर्टिकल को कवर कर चुके हैं, और यहाँ पे आपने देख लिया, आप लोग जो है राम जी के मंदिर के उद्घाटन में लगे होंगे, हम सभी जानते हैं। तो इसी के साथ में हमने आपकी तैयारी को जो भी सोर्स प्रोवाइड करवाने थे वो करवा दिए हैं द हिंदू से रिलेटेड, आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो इसी के साथ में आप हमें विदा दीजिए, और हमारे नोटबुक आईएएस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। खाते पीते मस्त रहिए और अपनी एनर्जी बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।